I'm Dr. Vikrant Gupta from Batmul College, Mahapalli, Raigad, and today I will tell you about the virtual function. As you know that virtual function comes under in a runtime polymorphism, so we need to know about the polymorphism before virtual function. What is polymorphism? Polymorphism जो शब्द है, जैसा कि हम जानते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. पॉली दैट मीन्स होता है यहां पर मेनी, और मॉर्फिज्म होता है फॉर्म. तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज एबिलिटी टू टेक मोर देन दैट वन फॉर्म. कहने का तात्पर्य यह है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक साथ कई सारे फॉर्मेट पे हम इसमें कार्य कर सकते हैं. इसको हिंदी में बहुरूपण भी कहा जाता है. अब हम पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा फीचर, यूनिक फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेट के माध्यम से कई फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है. पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो फॉर्मेट में. सबसे पहले हम इसको विभाजित करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा जो होता है वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात करते हैं तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक, एड हॉक या अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जब हम बात करते हैं तो ये जैसा हम देख रहे हैं यहां पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अर्ली बाइंडिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है. उसी प्रकार रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग डायनामिक बाइंडिंग के लिए उपयोग करते हैं. इसको प्योर पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, मॉर्फिज्म भी कहा जाता है. तो जब हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं. पहला जो होता है वो होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और दूसरा जो होता है मेथड ओवरलोडिंग. उसी प्रकार यहां पर जब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वर्चुअल फंक्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो है हमारा वर्चुअल फंक्शन. तो वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और एक विशेष प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमको एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता होती है या किसी अन्य क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है. क्योंकि वर्चुअल फंक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है. और वर्चुअल फंक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को दूसरे ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं. तो जैसे ही हम यहाँ पर लेट बाइंडिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दो प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है. पहला जो होता है वो होता है पॉइंटर ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है दिस पॉइंटर. तो जब हम वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं तो जब भी वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो सिमिलर टू एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होता है. यहां भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाटा टाइप लेते हैं. डाटा टाइप के बाद हम यहाँ पर जो भी फंक्शन या मेथड का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल की अपेक्षा हम यहाँ पर किसको डिक्लेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं. तो जिस प्रकार हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जिस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, उसी प्रकार हम यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, रिटर्न टाइप, और उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखते हैं. लेकिन जब हम वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तब हम वहां पर एक स्पेशल कीवर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल. तो जब भी हम एक नॉर्मल फंक्शन की अपेक्षा एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का उपयोग करते हैं और रिटर्न टाइप के पहले हम लगा देते हैं यहाँ पर वर्चुअल. सपोज मैं एक वर्चुअल फंक्शन का एक एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल के थ्रू यदि हम इसको समझते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्चुअल, और हमारा जो रिटर्न टाइप है हम यहाँ पर लगा रहे हैं वॉइड, और इसके बाद हम ले रहे हैं एक फंक्शन का नाम. तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक
वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। वर्चुअल फंक्शन, जब एक नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन की हम बात करते हैं तो उसकी बॉडी बनती है और हम उसमें स्टेटमेंट को मेंशन करते हैं। इसी प्रकार ये जो वर्चुअल फंक्शन है हम सुपर क्लास में पहले मेंशन करते हैं। इसका मेन जो पर्पस होता है, हम इससे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसको पुनः हम अपने चाइल्ड क्लास में घोषित कर सकें। उसी प्रकार जब हम प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन में हम क्या करते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करने का मेथड भी हमारा सिमिलर होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज किया है वर्चुअल कीवर्ड, उसके बाद हम यूज करते हैं रिटर्न टाइप जो हमारा वाइड है और फंक्शन, और हम बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू है 0 को हम क्या कर देते हैं, पहले से ही इनिशियलाइज कर देते हैं। तो जब एक क्लास के अंदर में वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया जा रहा हो और फंक्शन के आगे हम 0 वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है और ये अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की तरह कार्य करता है। अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या अब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूप में हम उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर जब हम फंक्शन की बॉडी को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसको टर्मिनेटर लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक क्लास में, सुपर क्लास में वर्चुअल फंक्शन क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि हम अपने चाइल्ड क्लास में मेंबर फंक्शंस या चाइल्ड क्लास को इंप्लीमेंट कर सके। तो यहां पर जब हम वर्चुअल फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं तो हमको इस वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने के लिए पॉइंटर ऑब्जेक्ट या दिस पॉइंटर की आवश्यकता होती है। वो इसलिए होती है, जब हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने दो बातें आती है। एक तो ये पॉइंटर, जैसा कि हम अपने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर क्या होता है, एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो जिस प्रकार हम एक वेरिएबल का पॉइंटर क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हम एक वेरिएबल का पॉइंटर क्रिएट कर रहे थे, इसी प्रकार हम यहां भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहां पर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं या पॉइंटर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं क्लास का नाम, क्योंकि जब भी हम एक क्लास बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता होती है उसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम, क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट नेम या ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो जब हम इसको पॉइंटर ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हम पॉइंटर जो हमारा ऑपरेटर है उसको ऑब्जेक्ट के फ्रंट में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एस्टेरिस्क सिंबल होता है, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंटर होता है जिसके सहायता से हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंटर बना रहे हैं। तो ये जो हमारा क्लास नेम है वो यहां पर एक डाटा टाइप की तरह कार्य कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज होता है बेसिकली किस लिए होता है, तो यूज ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहां पर समझ सकते हैं। जब पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करना। जिस प्रकार एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, उसी प्रकार हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। और दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को जब हम इसमें होल्ड कराते हैं तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, वो ऑब्जेक्ट जिसका हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको हमने यहां नाम दिया है ओबीजे1। तो सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब उस ओबीजे1 का एड्रेस स्टोर कराता हूं तो उसके लिए सिमिलर, जैसा कि मैं पहले पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा था, उसी प्रकार यहां भी हम एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट में एड्रेस को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एम्परसैंड और ओबीजे1। तो जिस प्रकार हमने वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कराया था पॉइंटर में, उस प्रकार हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करा रहे हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को तो होल्ड करा दिए, उसके मेंबर फंक्शन को, एक क्लास के चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की जब हमारी आवश्यकता होती है, तब हम यहां पर एक और स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं, ये होता है एरो की। तो कहने का पर्पस ये हो रहा है कि अब हम यहां पर किसी दूसरे क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं थ्रू द पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो हम यहां पर डॉट ऑपरेटर की जगह में किसका यूज कर रहे हैं, इस एरो की ऑपरेटर का, जिसको बोलते हैं हम यहां पर दिस ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस ऑपरेटर या दिस पॉइंटर। ये भी एक स्पेशल पॉइंटर होता है, दिस पॉइंटर या दिस ऑपरेटर। दिस पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ये क्या कर रहा है,
ये दूसरे क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का काम करता है थ्रू द एरो की। इसके माध्यम से ये दिस पॉइंटर है, इसके माध्यम से हम क्या करा रहे हैं, सबसे पहले हम एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का वैल्यू रेफरेंस या एड्रेस जो है हम किस में स्टोर करा रहे हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहे हैं। और पॉइंटर ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने के बाद हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट को इस दिस पॉइंटर की सहायता से उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की अनुमति यहां पर प्रदान करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, दिस पॉइंटर कहलाया। ठीक है, अब हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट या पॉइंटर ऑब्जेक्ट के बाद दिस पॉइंटर को हमने देखा कि इसका जो मेन पर्पस है वो मेमोरी में एड्रेस को स्टोर करने और साथ ही साथ हमारा क्या करना, दूसरे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। अब जो हमारा मेन उद्देश्य था वर्चुअल फंक्शन के बारे में बतलाने का, तो वर्चुअल फंक्शन का जो मेन उद्देश्य है कहें या हम उसका प्रॉपर्टीज कहें, तो पहला जो होता है वो होता है डायनामिक बाइंडिंग प्रोवाइड करना, डायनामिक बाइंडिंग प्रोवाइड करना। दूसरा, ये अन्य क्लास का मेंबर फंक्शन का फ्रेंड हो सकता है। ये मेंबर फंक्शंस के क्या हो सकते हैं, फ्रेंड ऑफ मेंबर फंक्शन, फ्रेंड्स ऑफ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। और तीसरा जो होता है यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वर्चुअल फंक्शन में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि यहां पर वर्चुअल कंस्ट्रक्टर की अपेक्षा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करना आसान होता है। इसी प्रकार यहां पर जब हम एक सुपर क्लास में वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमको यहां पर एक ध्यान रखना पड़ता है कि इस वर्चुअल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है या प्रोटोटाइप है वो चाइल्ड क्लास के वर्चुअल फंक्शन के समान ही होनी चाहिए। तो ये हमारे वर्चुअल फंक्शन का क्या हो गया, हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको बता रहा हूं वर्चुअल फंक्शन का, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है। जैसे सबसे पहला तो हमारा नाम से ही पता चल रहा है वर्चुअल फंक्शन। दूसरा, मैं इस प्रोग्राम में प्योर वर्चुअल फंक्शन को भी उल्लेखित करूंगा। दिस पॉइंटर, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को भी मैं अपने इस सिंपल प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो हम देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। अब हम यहाँ पर हेडर फाइल के रूप में iostream.h इसलिए ले रहे हैं, इनपुट आउटपुट stream.h, क्योंकि हम ये C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं हैश इंक्लूड conio.h और हम यहाँ पर एक क्लास प्रोग्राम भी बना रहे हैं, क्लास, और मैंने इसका नाम दिया क्लास A। मैंने इसकी बॉडी में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर घोषित कर दिया। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, उस मेंबर फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहां पर क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने यहां पर सबसे पहले वर्चुअल कीवर्ड ले रहे हैं, उसके बाद हम रिटर्न टाइप लेते हैं void, और void के बाद मैं यहां पर लगा रहा हूं एक फंक्शन नाम का, और मैं इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज कर दिया। दैट मींस ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बन गया, वर्चुअल फंक्शन बन गया जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है, लेकिन इसका यूज क्या है, चाइल्ड क्लास में फिर से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब मैं एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूं, क्लास बी। क्लास बी में मैं क्या करा रहा हूं, एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाह रहा हूं, जिसको मैं क्लास बी के माध्यम से लिख रहा हूं। तो मैंने लिख दिया यहां पर पब्लिक ए। अब ये क्लास बी जो है ए का चाइल्ड बन गया, और हम यहां पर क्या करा रहे हैं, से पब्लिक लिखने के बाद हम यहां भी क्या कर रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये फिर से हमने वर्चुअल फंक्शन को क्या कर दिया, यहां पर डिक्लेयर कर दिया। वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टी। अब मेरे को यहां पर एक बार वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करने के बाद मेरे को यहां पर फिर से वर्चुअल कीवर्ड का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, चाइल्ड में, क्योंकि एक बार मैंने वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर दिया है, तो चाइल्ड में मैं क्या कर सकता हूं, उस फंक्शन के प्रोटोटाइप को एज इट इज एक्सेस कर लूंगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां पर cout एक आउटपुट स्टेटमेंट है C++ का, मैं यहां पर cout में क्या करा रहा हूं, उसका नाम लिख देता हूं, सिंपल एक मैसेज पास कर देता हूं क्लास बी, और ये बन गया मेरा क्लास बी का प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक और मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास सी, जो ए का ही चाइल्ड होगा, यानी क्या हो गया, क्लास ए के अब 2 चाइल्ड बन गए, क्लास बी और दूसरा मेरा बन गया यहां पर क्लास सी।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लास सी, और जिस प्रकार मैंने बी के द्वारा ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, उस प्रकार मैं यहाँ पर क्लास सी के माध्यम से फिर से ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ए जो है वर्चुअल प्रॉपर्टी रख रहा है। इसके बाद मैं फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या कर रहा हूं, यहां पर सिमिलर टू मैंने यहां पर वाइड फंक्शन एज इट इज प्रोटोटाइप यहां पर मैंने मेंशन किया, और यहां पर मैंने आउटपुट स्टेटमेंट में लिख दिया क्लास सी। ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई, ये मेरा क्लास का क्या हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लास ए में हमने एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है। दूसरा क्या हो रहा है, क्लास बी जो है मेरा वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तीसरा जो क्लास सी है वो भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी है और ए की जो है वर्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी उसकी कोई प्रॉपर्टी अस्तित्व में नहीं है। अब चूंकि हम जैसा कि जानते हैं बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है, हम क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन यहां पर क्रिएट करते हैं। मेन अब हमारा उद्देश्य यहां पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, क्लास की बॉडी को क्लोज करने के बाद हम यहां पर वाइड मेन फंक्शन लाते हैं, मदर ऑफ ऑल फंक्शन, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अंदर अब मैं क्लास ए का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। देख सकते हैं आप यहां पर ऑब्जेक्ट के नाम के आगे मैंने क्या लगा दिया, एस्टेरिस्क लगा दिया है, क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट नाम के आगे एस्टेरिस्क सिंबल। बी के आगे मैं यहां पर एक उसका ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूं, क्योंकि क्लास बी है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना अनिवार्य है, क्लास सी है तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना अनिवार्य है। अब हम एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले बी का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। बी ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, उसका रेफरेंस हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, पॉइंटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। और ए के द्वारा हमने इस फंक्शन को एक्सेस किया है, जो किसका फंक्शन है, वो क्लास बी का फंक्शन है, ना कि ए का फंक्शन है। इसके माध्यम हमने क्या किया, एरो को यानी दिस पॉइंटर के माध्यम से हम क्लास बी के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लास सी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने ए को प्रोवाइड किया, और यहां पर दिस पॉइंटर के माध्यम से हमने फंक्शन को फिर से लिखा। आप देख सकते हैं यहां पर प्रोटोटाइप हर क्लास में फंक्शन का सेम है, यानी कि जब प्रोटोटाइप और नाम सिमिलर होता है और अलग अलग क्लास में होता है फंक्शन, वो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को भी इंप्लीमेंट करता है। अब हम लास्ट में गेट cs लगा देते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पर एक सुपर क्लास बनाया, सुपर क्लास में हमने वर्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की, वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया, जो प्योर वर्चुअल फंक्शन था, जीरो इनिशियलाइज किया था, और उसकी कोई बॉडी नहीं थी, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद हमने बी बनाया, बी में एक फंक्शन क्रिएट किया, सी बनाया, सी में भी सिमिलर टू फंक्शन क्रिएट किया, क्लास बी और सी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइड मेन में एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सुपर क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। बी है क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना अनिवार्य है, सी भी क्लास है तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना अनिवार्य है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू %b, ए दिस पॉइंटर के माध्यम से हम फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करा रहे हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट के माध्यम से। फिर क्लास के एड्रेस को हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास जो सी है उसका भी एड्रेस हमने ए को प्रोवाइड कर दिया, और उसके फंक्शन को भी हम क्या करा रहे हैं, दिस पॉइंटर के माध्यम से ए ऑब्जेक्ट के द्वारा हम एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि वर्चुअल फंक्शन अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। मेरा इस एक लेक्चर में मैंने आपको वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट और दिस पॉइंटर को भी मैंने इसमें इंप्लीमेंट किया है, और साथ ही साथ हेरिकल इनहेरिटेंस को भी मैंने कैप्चर करने का प्रयास किया है। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।